नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। ननद भाभी के बीच झगड़े की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। कई फिल्मों और सीरियल्स में तो इन्हीं झगड़ों की बुनियाद पर बने हुए हैं। लेकिन आज हम किसी झगड़े की नहीं बल्कि भाभी ननद के बीच अनोखे प्रेम की खबर दिखाने जा रहे हैं। मामला समस्तीपुर के रोचड़ा के ढरहा गांव का है, जहां एक शादीशुदा महिला को अपनी ही छोटी ननद से प्यार हो गया। उनके प्यार को महिला के पति की भी रजामंदी मिल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और तीनों एक साथ रहने लगे। महिला और उसके पति के 2 बच्चे भी हैं। सभी 5 महीनों से चैन से के साथ रह रहे थे। उनकी जिंदगी में तूफान उस वक्त आया जब उनकी जिंदगी में महिला की बड़ी ननद की एंट्री हो गई। महिला की बड़ी ननद 10 से 12 लोगों के साथ आई और अपनी छोटी बहन को जबरदस्ती लेकर चली गई। उसके बाद महिला और उसके पति अपने बच्चों के साथ रोसड़ा थाने पहुंच गए और अपनी बड़ी ननद पर छोटी ननद के अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया। महिला अपनी छोटी ननद के प्यार में इस कदर पागल है कि उसने सबके सामने कहा कि वो अपनी ननद के बगैर नहीं रह सकती है। शादी हम दोनों बहुत प्रेम करते थे। किससे शादी हुआ? हम अपना ननद से शादी कर रखे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम शुभकला देवी। तुम्हारी ननद का क्या नाम? ननद का नाम सोनी देवी। ननद से कैसे शादी कर रहे हैं? बहुत उनसे प्रेम करते थे, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनका बिना ने हम जी सकते ना, वो जी सकते। वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ननद का क्या नाम हुआ? ननद का नाम सोनी देवी। ये कौन है शुभकला? मेरा परिवार है। परिवार पत्नी है। हाँ। कितने बच्चे हैं? 2। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं। अब मुकेश, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? परिवार की ओर से आवेदन दिया गया है और जिस भाभी की बाइट इस वक्त दर्शकों को हम सुना रहे थे। और देखिए मुकेश हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन ननद भाभी के इस अनोखे प्रेम की कहानी आप देखिए कि ननद के बगैर भाभी नहीं रह सकती, इसे लेकर आवेदन दिया गया। और इससे पहले कई सालों तक जो पति है उसकी रजामंदी से दोनों ने शादी भी की थी और तीनों लोग साथ रह रहे थे। और एक बार फिर से आपको जो महिला है उसकी बाइट सुनाते हैं और सुनिए वो अपने ननद के प्यार में किस कदर पागल हो चुकी है। शादी हम दोनों बहुत प्रेम करते थे। किससे शादी हुआ? हम अपना ननद से शादी कर रखे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम शुभकला देवी। तुम्हारी ननद का क्या नाम? ननद का नाम सोनी देवी। ननद से कैसे शादी कर रहे हैं? बहुत उनसे प्रेम करते थे, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनका बिना ने हम जी सकते ना, वो जी सकते। वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। ननद का क्या नाम हुआ? ननद का नाम सोनी देवी। ये कौन है शुभकला? मेरा परिवार है। परिवार पत्नी है। हाँ। कितने बच्चे हैं? 2। तो महिला अपनी छोटी ननद के प्यार में इस कदर पागल है कि उसने सबके सामने ये कहा कि वो अपनी ननद के बगैर नहीं रह सकती। सहयोगी मुकेश लगातार जुड़े हुए हैं वहां से। मुकेश, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और परिवार की ओर से आवेदन भी दिया गया है और उस आवेदन में जो महिला है वो जिक्र भी कर रही है कि वो अपनी ननद के बगैर नहीं रह सकती है। पुलिस किस तरीके से इस मामले को देख रही है? क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी? इस मामले में थाना में अभी आवेदन दी गई है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि इस मामले में वो जो ननद है उनसे संपर्क किया जाएगा और जो उसकी बड़ी बहन है जो साथ में ले गई है उन्हें उनसे बातचीत की जाएगी। और चूंकि कोर्ट के द्वारा इसे समलैंगिक विवाह को मान्य करार दिया गया है। और समस्तीपुर की बात करें तो ये पहली इस तरह की घटना है जिसको लेकर काफी चर्चा है और पुलिस इस मामले में क्या। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहां पर मौजूद और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर आज सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण करेंगे। तो बेहद ही साफ सुथरी छवि के सीपी राधाकृष्णन माने जाते हैं। झारखंड के 11वें राज्यपाल के तौर पर वो आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, साथ ही तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सीपी राधाकृष्णन बता रहे हैं इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। केरल से बीजेपी प्रभारी के रूप में नियुक्ति है इनकी। 2019 तक अखिल भारतीय
कायर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही दक्षिण से बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी, यानी कि आरएसएस से भी ये जुड़े हुए हैं। 48 साल तक जनसंघ और आरएसएस से इनका काफी गहरा जुड़ाव, काफी गहरा रिश्ता रहा है। 1998 और 1999 के चुनाव में बीजेपी के साथ वो थे। 1957 में राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए वो चुने गए थे। सांसद के तौर पर तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इन्हें बनाया जा चुका है। तो बीजेपी के साथ इनका एक लंबा इतिहास, लंबा जुड़ाव, आरएसएस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। आरएसएस से भी एक गहरा संबंध है इनका और काफी एक अच्छी छवि के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आज झारखंड के 11वें राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं राजभवन की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और सुरक्षा के भी लिहाज से यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे और अब सीपी राधाकृष्णन, जिनका एक राजनीतिक करियर काफी बड़ा रहा है। 1957 में राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए वो चुने गए हैं। इसके द्वारा जिस तारीख को मैं अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2023 ईस्वी के फरवरी मास के 11वें दिन 22 मार्च 1944 शब्द राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। May I now request Honorable Governor Designate to make and subscribe the oath of office of the Governor of Jharkhand in the presence of the Acting Chief Justice of the Jharkhand High Court. I, Chandarapuram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute. Do swear in the name of the God that I will faithfully execute the office of दिया गया। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। May I now request Honorable Governor Designate to make and subscribe the oath of office of the Governor of Jharkhand in the presence of the Acting Chief Justice of the Jharkhand High Court. I, Chandarapuram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute. Do swear in the name of the God that I will faithfully execute the office of Governor of Jharkhand, the office of Governor of Jharkhand, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law. Preserve, protect, and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand.
तो झारखंड के 11वें राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और इनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। दक्षिण के कद्दावर बीजेपी के नेता माने जाते हैं, साथ ही आरएसएस से भी एक गहरा जुड़ाव है इनका। तो दक्षिण से बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान है। 16 साल की उम्र में आरएसएस से सीपी राधाकृष्णन जुड़े थे। 48 साल तक जनसंघ और आरएसएस से इनका जुड़ाव रहा है। 1998 और 1999 के चुनाव में बीजेपी से इन्हें जीत हासिल हुई थी और राधाकृष्णन का जन्म 1957 में हुआ था। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए ये चुने गए हैं। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इन्हें बनाया जा चुका है और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी ये रह चुके हैं और इस वक्त हैं भी। तो केरल से बीजेपी प्रभारी के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। 2019 तक अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर और अब झारखंड के 11वें राज्यपाल के तौर पर पदभार ग्रहण किया और यहां पर झारखंड को एक नया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के रूप में। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने सरकार की कृषि नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कृषि रोड मैप से कोई फायदा नहीं है, उनकी ओर से यह कहा गया है। बिहार के किसानों की आय नहीं बढ़ी है। जवाब के बदले सीएम खुद सवाल उठा रहे हैं, उनकी ओर से यह भी बयान दिया गया। सीएम को तो जवाब देना ही होगा। सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती भी सुधाकर सिंह ने दी है। आरजेडी के शोकॉज नोटिस का सुधाकर सिंह पर कोई असर नहीं दिख रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या आरजेडी सुधाकर सिंह के जरिए नीतीश पर दबाव की राजनीति कर रहा है। सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है। आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियां जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, और बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से सामने आ रही है, जहां पटना गया रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां 2 अलग अलग जगहों पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। पहली घटना पुनपुन स्टेशन के पास घटी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना पोटही में हुई है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर 1 महिला की मौत हो गई। 3 में से 2 शवों की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि 1 व्यक्ति की पहचान पुनपुन के अदौली चक निवासी के रूप में की गई है। कल दिनांक 17/2/2023 को शाम के लगभग जो है ना पुनपुन स्टेशन के पास में 2 घटना घटा है। उसमें 2 मृतक है। इसका उम्र एक लगभग करीब है 55 वर्ष लगभग, एक है लगभग 71 वर्ष का। 2 में से एक का लगभग एक का पहचान हो चुका है और बाकी एक अज्ञात है, उसका अभी तक पहचान नहीं हुआ है। और आज दिनांक 18/2/2023 को एक महिला जो है नदमा और पोठी स्टेशन के बीच में मतलब कि ट्रेन से गिर करके मृत्यु उसका हो गया है, लेकिन अभी तक उसका पहचान नहीं हुआ है।
और पटना के शाहपुर लोदीपुर गांव स्थित एक कचरे के गोदाम में भीषण आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखे सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। अगलगी में लगभग 14 से 15 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी यह अभी तक पता नहीं चल सका है। गोदाम मालिक ने असामाजिक तत्वों पर गोदाम में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक दो तीन बार यहाँ पहले भी लड़का फड़का सब पहले आग लगा दिया था बाहर में जी, तो बुझा दिया था। आदमी रहता था यहाँ जी। इधर 1 महीने से मेरा कोई आदमी नहीं रह रहा जी। तो मतलब कैसे लगा ये तो हम देखे नहीं देखे। बढ़कर लोग यहाँ रहता था, रात में नहीं रहता था। दिन में तो रहता था 15-20 आदमी यहाँ दिन में रहता था। और इसी बीच बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है, जहां पर वार्ड पार्षद की हत्या की खबर मिली है। बाजार समिति पुल के पास गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। वार्ड नंबर 22 के पार्षद बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पार्षद के जेब से मिले आईडी कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वार्ड नंबर 22 का पार्षद है। हाँ, क्या नाम है? परमानंद जी। तो क्या हुआ? अभी तो देखे तो यहाँ देखिए रहे गोली मारा हुआ है। गोली मार के 8 बजे के लगभग वहाँ दुर्गा स्थान के सामने चाय दुकान पर चाय पिए हैं। उसके बाद इधर आया है। उसके बाद क्या हुआ, कौन बोलवाया, क्या हुआ तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। और खबर मधेपुरा से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। सैकड़ों इंजीनियरिंग छात्रों ने एक स्थानीय लड़की की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान जब जान बचाने के लिए लड़का एक जांच लैब में घुसा तो छात्रों ने लैब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ किया और युवक को बाहर निकालकर उसको जमकर पीटा गया। युवक का फिलहाल इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल कॉलेज में कुछ महीने पहले हुए डॉक्टरों से मारपीट मामले में जेल जा चुका था। अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर दे रहे हैं सहयोगी तुरबसु। कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के पास आज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और स्थानीय युवाओं के बीच में झड़प हो गई है। और इस झड़प में बताया जाता है कि एक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई की गई है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र उसे खदेड़ रहे थे तो बचाव के लिए वे इस परिसर में आए और एक लैब में जो है वो घुसे, जिस लैब में काफी तोड़फोड़ की गई है, क्षति किया गया है। हमारे पास आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये अपोलो डायग्नोस्टिक का सेंटर है। यहाँ पर किस तरीके से इसको क्षति पहुंचाया गया है ये आप देख लीजिए। इसका पूरा शीशा तोड़ा गया है और जो भी ईंट पत्थर है वो इसके भीतर में फेंका गया है और क्षति जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। ये जो इनका जो लैब का जो कमरा है उस कमरा के भीतर आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे में ईंट जो है वो पड़ा हुआ है और भीतर में भी इस तरीके से ये जो लैब का जो रूम है उस रूम में भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। मेरा तो ये जो सामने शीशा विशा लगा पड़ा है वो सब का नुकसान हुआ है। कई सारी चीजें अंदर जो है वो टूट गई है। उन्होंने ईंट पत्थर चलाया है मेरे दुकान पे। हमको घटना के बारे में यही मालूम हुआ कि ये लड़का सब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज से आकर के यहाँ हमारा लड़का लैब में बैठा हुआ था। अपना दुकान है, हाँ ये अपना दुकान है, इसमें बैठा हुआ था। उस सब लड़का सब आकर के मारपीट किया, शीशा फोड़ दिया, दुकान का क्षतिग्रस्त किया। हर दिन जो है लोकल वर्सेज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच जो है छोटी मोटी झड़प होते रहती है, लेकिन आज ये झड़प खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रशासन इस मामले को हैंडल करती है और स्थानीय लोग और छात्रों के बीच जो एक गतिरोध या कहें आक्रोश पैदा हुआ है उसको शांत करती है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और छपरा में नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी गली में एक विवाह समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में कई युवा समारोह में डांस करते हुए दिख रहे हैं और अचानक बीच में पिस्टल वाले गाने पर एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।
हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नगर थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और खबर दानापुर से, जहां 3 महीने पहले पाटलिपुत्र स्टेशन के पास मिर्च झोंककर हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस लूटकांड में शामिल 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं। सिटी एसपी ने बताया कि जब दोनों युवाओं को जॉब नहीं मिली तो आर्थिक तंगी में लूट की घटना को अंजाम देने ये पहुंचे थे। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। कांड में कुल जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 2 लोग हैं उसमें से एक चित्रंजन द्विवेदी उम्र 23 साल, साकिन जो है राजापुर मैनपुरा थाना पाटलिपुत्र। और क्या आपको पता है कि राजधानी पटना में व्यावसायिक भवन में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में है? ये हम नहीं बल्कि राज्य अग्निशमन विभाग का कहना है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और मणि प्रताप सेंगर ने सूचना के अधिकार के तहत निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी कार्यालय से जानकारी मांगी। इस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पटना में बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत पटना शहरी क्षेत्र में अब तक कुल 51 एनओसी जारी किए जा चुके हैं, जो प्रस्तावित भवन के लिए लागू होता है और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित शर्तों को पूरा करने के बाद ही अंतिम एनओसी देने का प्रावधान है। लेकिन सच्चाई यह है कि पटना के हजारों बिल्डिंग में केवल 12 व्यावसायिक भवनों को ही एनओसी निर्गत हुए हैं। आगे इन भवनों में अग्निकांड जैसी अगर घटना हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने जो फायर की डीजी हैं उन्हीं से ये सूचना मांगी थी कि पूरे बिहार राज्य में राजधानी पटना सहित कितने कुल व्यावसायिक भवन है, इनकी संख्या क्या है, इसमें से कितने को फायर एनओसी प्राप्त है। क्योंकि बिना फायर एनओसी के तो कोई बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग चल नहीं सकती। तो वहाँ से सूचना आया है कि 51 को औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। 51 ओनली 51 पटना में। हाँ, अभी पटना का आया है, जिसमें कि इनका है कि जब हो जाता है, बिल्डिंग का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद सभी कंडीशन को देखते हुए परमानेंट कंफर्म एनओसी दिया जाता है। तो पूरे पटना में महज 12 कमर्शियल बिल्डिंग को फायर एनओसी प्राप्त है। हाँ, कंफर्म। देखिए, बिल्डिंग बाय लॉ 2014 और अभी संशोधित होकर भी आया है बिल्डिंग बाय लॉ 2022 में जो भी उपबंध किए गए हैं, अगर उसका वायलेशन किसी भी स्तर पे हो रहा है तो वो कार्रवाई के हकदार है। क्या नियम क्या है? एकदम स्पष्ट है, अग्निशमन उनको रखना है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। अगर उसका उल्लंघन कोई बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के पात्र हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।